11th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण डेरिवेशन का लेक्चर 3 है। हाँ प्यारे बच्चों, ये जो चैनल है इस पर हम आपको 11th क्लास के एग्जाम की अभी तैयारी करवा रहे हैं। उसके तुरंत बाद 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हर एक विद्यार्थी अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करेगा और चैनल को पूरा सपोर्ट करेगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति को। तो प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, पथ का समीकरण, उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम एक एक पार्ट को समझते जाएंगे। आज सबसे पहले हम प्रक्षेप्य गति होती क्या है और इसके पथ का समीकरण क्या होता है वो निकालते हैं। तो जब किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाकर फेंका जाता है तो उसका पथ होता है परवलयाकार और इसे ही हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। कैसे? बिल्कुल आसान है। जैसे ये हो गया क्षैतिज, ये क्या है? क्षैतिज। अब इस क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाकर किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वो परवलयाकार पथ पर गति करती है। परवलयाकार पथ किस प्रकार? इस प्रकार, इस प्रकार ये गति करती है। हम कोई भी एक बिंदु ले लेंगे, जैसे बिंदु P ले लिया यहाँ पर, यहाँ तक पहुंचती है तो उस गेंद का जैसे विस्थापन कितना होता है, तो विस्थापन हो जाता है x और y दिशा में विस्थापन कितना हो जाता है, तो y हो जाता है। किस वेग से फेंका है, तो u वेग से। मान लो हमने एक वस्तु को फेंका है तो u वेग से फेंका है तो इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, थीटा के साथ बनाया गया कोण होता है u cos थीटा, u cos थीटा। u y दिशा में वेग की बात करें तो u y क्या है, तो इसका लंबवत घटक क्या होगा? लंबवत घटक होता है u sin थीटा। ये समझ में आ गया ना? ऐसे कर लिया करो, जैसे थीटा बनाया है तो u एक बार क्षैतिज दिशा में थीटा के साथ बनाया गया कोण u cos थीटा, लंबवत घटक u sin थीटा। ध्यान रखना, ये जो प्रक्षेप्य गति होती है इसके दौरान क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं लगता है, क्षैतिज दिशा में कोई बल कार्यरत नहीं होता है। एक ऊर्ध्वाधर दिशा में बल कार्यरत होता है जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय बल, और त्वरण ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यरत होता है नीचे की ओर। क्षैतिज दिशा में इसमें कोई भी बल या त्वरण कार्यरत नहीं होता है। जिस बिंदु से प्रक्षेपित किया जाता है इसे, उस प्रक्षेप्य बिंदु पर गतिज ऊर्जा होती है अधिकतम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेग अधिकतम होता है। या जहां से आप प्रक्षेपित कर रहे हो तो वेग बढ़ता जाता है स्टार्टिंग में, उसके बाद में अधिकतम बिंदु पर क्या हो जाता है? अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाता है? अंतिम वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब वेग शून्य हो जाता है तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिकतम ऊंचाई पर शून्य हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर अधिकतम हो जाती है mgh, क्योंकि वो ऊंचाई पर निर्भर करती है, इसीलिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। फिर नीचे की ओर गति करता है तो जैसे जैसे गतिज ऊर्जा पुनः बढ़ने लगती है, स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है। बस ये पॉइंट कुछ ध्यान में रखने होते हैं। अब हम इसके पथ का समीकरण निकालते हैं। तो पथ का समीकरण निकालने के लिए बिल्कुल आसान है। समीकरण बड़ा है लेकिन सोल्व करोगे तो बिल्कुल आसान इस प्रकार है कि कोई वस्तु है, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाकर आपने u वेग से फेंक दिया है तो इसके क्षैतिज दिशा में कोई भी बल कार्यरत नहीं होता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय बल g कार्यरत है। तो x अक्ष के लिए सबसे पहले x अक्ष के लिए गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। तो हमें चाहिएगा s अक्ष। s अक्ष का मतलब है कि x दिशा में विस्थापन कितना है। तो हमने एक बिंदु लिया है, यहां तक विस्थापन कितना है? x है। त्वरण की बात करें तो x दिशा में त्वरण कितना है? मैंने अभी बताया था x दिशा में कोई त्वरण कार्यरत नहीं है, y दिशा में त्वरण कार्यरत है। तो x दिशा में त्वरण शून्य है। सेकंड समीकरण में आपके क्या आता है? u अक्ष भी आता है। तो क्षैतिज दिशा में वेग कितना है? u cos थीटा। t हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से t निकालकर और दूसरे समीकरण में रख देंगे। गति का द्वितीय समीकरण होता क्या है? s बराबर ut प्लस
1/2 AT²। x दिशा की बात की जा रही है तो सब जगह x लिख दो। अब x दिशा में विस्थापन कितना है, तो x दिशा में विस्थापन है x, sx का मान x, ux का मान कितना है, तो u cos थीटा है, x दिशा में वेग u cos थीटा, t प्लस 1/2 ax। x दिशा में त्वरण कार्यरत है क्या, बिल्कुल नहीं। y दिशा में त्वरण कार्यरत है लेकिन x दिशा में त्वरण कार्यरत नहीं है, तो x दिशा में वैसे भी त्वरण नहीं है तो 0 लिख दो, t²। अब ये वाला पूरा पार्ट तो देखो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, रहेगा क्या, केवल और केवल x बराबर u cos थीटा इंटू टी। इससे हम t का मान निकाल सकते हैं x/u cos थीटा। हमने समीकरण 1 दे देते हैं इसे, क्योंकि हमने t का मान निकाल लिया है। इस t की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो ये तो x अक्ष के लिए है। इसी प्रकार y अक्ष के लिए मान निकालते हैं, y अक्ष के लिए, तो y अक्ष के लिए sy बराबर क्या होता है, तो वही गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 AT²। y दिशा की बात कर रहे हैं तो वेग भी y, त्वरण भी y का लेना है। अब देखो y दिशा में विस्थापन कितना है, तो y है, y दिशा में वेग कितना है, तो u sin थीटा है, u sin थीटा। y दिशा में त्वरण कितना है, अब बताओ, y दिशा में त्वरण ay बराबर, तो y दिशा में त्वरण कार्यरत है, x दिशा में नहीं था, y दिशा में त्वरण कार्यरत है। वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो, त्वरण नीचे की ओर कार्यरत होता है, तो a बराबर आप -g ले सकते हो, ay बराबर -g। सारी की सारी वैल्यू इस समीकरण में रख दो, बिल्कुल आसान है। sy के स्थान पर y दिशा में विस्थापन y था, y दिशा में वेग u sin थीटा था। t की वैल्यू की बात करें तो t की वैल्यू समीकरण 1 से रख दो, x/u cos थीटा, x/u cos थीटा। अब ay के स्थान पर -g रखोगे तो यहां पर आप डायरेक्ट भी इस प्रकार लिख सकते हो, -1/2 g t² के स्थान पर वही x/u cos थीटा, x/u cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो तो y बराबर देखो, u से तो u कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा, तो x टेन थीटा माइनस में g(x²) अपॉन 2, देखो x² हो गया, u² cos² थीटा, 2u² cos² थीटा। ये होता है प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, y बराबर x टेन थीटा माइनस g(x² अपॉन 2u² cos² थीटा। आप ध्यान से देखोगे ना तो ये किस प्रकार है, ये देखो इसी प्रकार आप मान लो, जैसे टेन थीटा को मान लिया a, ठीक है, और g/2u² cos² थीटा को मान लिया b। ये वैल्यू यहां पर रखो, y बराबर ax माइनस ये वाला पूरा पार्ट हो गया bx²। तो ये किसका समीकरण है, ये परवलय का ही तो समीकरण होता है। तो हम कह सकते हैं अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये लो, ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार पथ होता है। बिल्कुल आसान था। सबसे पहले हमें गति के दो समीकरण लगाने हैं। दोनों समीकरण में पहले x वाले के लिए सब जगह x लिख दो, x दिशा में वेग लिख दो, x दिशा में त्वरण वैसे भी होता नहीं है तो 0 रख दो, t का मान निकाल दो। y दिशा के लिए sy लिख दो, sy का समीकरण लगा दिया, गति का दूसरा समीकरण। y दिशा में विस्थापन y था, वेग था u sin थीटा, और y दिशा में त्वरण था a बराबर -g। समीकरण का मान रखने पर हमें प्राप्त हो गया y बराबर x टेन थीटा माइनस g(x² अपॉन 2u² cos² थीटा। उसके बाद में हमें पता चल गया है कि ये एक परवलय का समीकरण होता है, तो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है और आपने पूरा वीडियो देखा, कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट वीडियो को देखा है, वो
आज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मेरे को पता चले कि हाँ इन स्टूडेंट ने कंप्लीट वीडियो को देखा है, तो आप लिखोगे यस सर। इस प्रकार इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। बाकी अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें और इस चैनल को पूरा सपोर्ट करते रहें ताकि 12th क्लास में आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है इस चैनल से। अब हम उड्डयन काल को डिस्कस करते हैं। उड्डयन काल क्या होता है? तो आपने वस्तु को फेंका है, तो वो जैसे गेंद को फेंका तो गेंद कुछ समय तक तो वायु में रहेगी, जो जितने समय वायु में रहती है वही उसका उड्डयन काल कहता है। यानी कि प्रक्षेप्य के पश्चात धरातल तक पहुंचने में लिया गया समय, या फिर आप आसान भाषा में ये भी कह सकते हो वस्तु जितने समय के लिए हवा में रहती है वही उड्डयन काल कहलाता है। तो इसमें क्या करना है आपको पता हो, तो ये जो अधिकतम बिंदु है यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर, यहाँ पर वेग का y घटक क्या होगा? 0। यहां से तो आपने प्रारंभिक वेग u से फेंका था, लेकिन यहाँ पर अंतिम वेग आएगा, तो अंतिम वेग अधिकतम ऊंचाई पर कितना होता है? 0। जैसे आपने गेंद को फेंका तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद में क्या हो जाएगा? वेग एक बार के लिए रुकेगी, फिर नीचे की ओर गति करना प्रारंभ कर देगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले Vy कितना है, यानी अंतिम वेग का y घटक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। u क्या होगा? तो u x तो लोगे नहीं, क्योंकि जितने समय वायु में रहती है वही क्या है? उड्डयन काल है। तो y घटक लेंगे, uy कितना है? u sin थीटा। हमें गति का पहला समीकरण लगाना है, उसमें a भी आता है, तो a क्या हो जाएगा? a आएगा a बराबर माइनस का g, क्योंकि त्वरण भी y दिशा वाला लेंगे। समीकरण होता है गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस a t। अब y दिशा की बात की जा रही है क्योंकि ऊपर की ओर ही तो फेंक रहे हो, तो y ले लो, uy और ay। vy कितना है? तो vy है vy यानी कि अंतिम वेग कितना है? 0 इक्वल टू uy कितना है? u साइन थीटा प्लस में ay दिशा में त्वरण कितना है? माइनस का g और t का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? तो देखो ये u साइन थीटा इधर आएगा तो माइनस का u साइन थीटा आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, u साइन थीटा बटा g। ये तो हमें अभी तक प्राप्त हुआ है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। यानी मान लो ये O है, ये A है और ये B, तो यहां तक पहुंचने में लिया गया समय प्राप्त हुआ है। हमें क्या निकालना है? तो हमें तो ये जितने समय वायु में रहता है, जहां से आपने प्रक्षेपित किया है इसको और वहां से वापस जहां पर गिरेगा ना, तो उतने समय जितना समय लगा ना उसे प्रक्षेपित करने के बाद और पृथ्वी में पर वापस गिरने में लगा समय, तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में इतना समय लगा है, तो उड्डयन काल t क्या हो जाएगा? स्मॉल t प्लस t यानी 2t हो जाएगा। यहां से यहां तक ऊपर तक जाने में और वापस B बिंदु तक आने में लिया गया कुल समय हो जाएगा उड्डयन काल। तो ये कितना हो जाएगा? 2t, और t का मान कितना है? t का मान है 2 और u cos थीटा के स्थान पर आएगा u साइन थीटा अपॉन में g। क्लियर हुआ ना? केवल और केवल t को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि समय है वो O से A तक गया, फिर A से वापस B तक आएगा, यानी धरातल पर गिरेगा, तब तक का समय लेते हैं। उड्डयन काल समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है, ऐसे याद रखो, जितने समय वस्तु वायु में रहती है वही उड्डयन काल होता है। फॉर्मूला क्या इस प्रकार होता है? तो गति का पहला समीकरण लगा दो, v बराबर u प्लस at, y इसका घटक ले लो। अब y दिशा पर अंतिम वेग यानी अधिकतम ऊंचाई पर vy 0 था, uy का मान u साइन थीटा था, y दिशा में त्वरण माइनस का g था। रखने पर t की वैल्यू आई है, लेकिन ये तो O से लेकर A तक का t आया है, हमें तो O से लेकर A तक वापस पहुंचता है तब तक का समय लेना है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g। यही हो जाता है उड्डयन काल। अब क्षैतिज परास को डिस्कस करते हैं। एक बार के लिए मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ, वॉइस आ तो रही है ना? कई बार ऐसा हो जाता है मैं वीडियो शूट कर देता हूँ पूरा 30 मिनट का 35 मिनट का, फिर चेक करते हैं तो वॉइस आती ही नहीं है, माइक में प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हम क्षैतिज परास को समझ लेते हैं।
क्षैतिज परास क्या होती है? तो वस्तु द्वारा x दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी को ही क्षैतिज परास कहते हैं। आपने यहां से कोई मान लो पत्थर फेंका है, वो कितनी दूर जाकर गिरेगा, वही होती है क्षैतिज परास। तो इसमें आपको क्या लगाना है, वही गति का दूसरा समीकरण एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर होता है। एक्स दिशा की बात कर रहे हैं तो सब जगह हमने एक्स लिख दिया। अब एस एक्स क्या होगा, तो एस एक्स होगा जैसे क्षैतिज दिशा में दूरी कितनी तय की है, तो क्षैतिज परास को आर से लिखते हैं, इसीलिए आर लिख दिया। ध्यान देना, पहले हमने पी बिंदु तक का ही विस्थापन लिया था, इस बार विस्थापन ले रहे हैं आर, क्योंकि आपने जहां से प्रक्षेपित किया वहां से लेकर जहां वो जाकर गिरेगा ना, जैसे कोई गेंद या पत्थर, तो जितनी दूरी पर जाकर गिरेगा वो पूरी की पूरी दूरी है वो होती है क्षैतिज परास। तो एस एक्स के स्थान पर आर, यू एक्स के स्थान पर यू कोस थीटा, ए एक्स के स्थान पर क्या लिखूं बताओ? एक्स दिशा में तो त्वरण कार्यरत है ही नहीं, वाई दिशा में था त्वरण, तो एक्स दिशा में त्वरण शून्य। टी की बात करें तो टी उड्डयन काल, उड्डयन काल ही तो है। देखो यहां से आपने प्रक्षेप्य बिंदु से लेकर धरातल तक वापस गिरने में लिया गया समय होता है उड्डयन काल। तो हमें यहां से लेकर यहां तक की तो पूरी दूरी निकालनी है, कितनी दूरी, कितनी क्षैतिज परास तय की गई है, तो यहां से यहां तक समय कितना लग रहा है, उड्डयन काल के बराबर। उड्डयन काल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, टी बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी होता है। वैल्यू रख दो यहाँ पर, एस एक्स के स्थान पर आर बराबर यू एक्स के स्थान पर यू कोस थीटा, टी के स्थान पर रख दो 2u sin थीटा अपॉन जी प्लस 1/2 ए एक्स दिशा में त्वरण कितना था, 0 था, तो एक्स दिशा में त्वरण हो गया 0, टी स्क्वायर तो 2u sin थीटा का बटा जी का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो इसको, सोल्व करोगे तो प्राप्त होगा, यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2u और यू स्क्वायर और साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, प्लस में अब देखो 0 को मल्टीप्लाई करोगे ना किसी से तो 0 ही प्राप्त होने वाला है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही प्राप्त होगा, ये पूरा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ध्यान देना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैथ में पढ़ा होगा आपने, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, r इक्वल टू यू स्क्वायर, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि इसको अरेंज कर दो, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो क्षैतिज परास क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगी। यानी अधिकतम जो क्षैतिज परास जहां तक वस्तु जाएगी उसका फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यदि आपको पूछ ले कि हम कितने कोण पर कोई गेंद को फेंके अपने हाथ से कि वो अधिकतम दूरी तक पहुंचे, इसका मतलब है कि हमें थीटा का मान इस प्रकार लेना होगा कि वस्तु अधिकतम दूरी पर पहुंचे। तो थीटा के स्थान पर देखो 45 डिग्री लोगे ना, तो 45 डिग्री लोगे तो आर मैक्सिमम प्राप्त होगा आपको, कितना प्राप्त होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और थीटा के स्थान पर कितना लिया है 45, तो 2 इंटू 45 बट्टा जी, 45 और 45 90, साइन 90 का मान होता है 1, यानी आर मैक्सिमम प्राप्त होगा यू स्क्वायर अपॉन जी। जब आप किसी पत्थर को 45 डिग्री के कोण पर फेंकोगे ना इस प्रकार, तो वो सबसे अधिकतम दूरी पर जाएगा। कभी कंपटीशन हो ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ कि कौन सबसे आगे गेंद को फेंकता है, आप 45 डिग्री पर फेंकना, आपका गेंद सबसे अधिक दूरी पर जाएगा, क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ी है इसीलिए। अधिकतम ऊंचाई तक का फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। जैसे इस प्रकार प्रक्षेपी गति हो रही थी परवलयाकार पथ पर, अधिकतम ऊंचाई इस बिंदु पर, बताओ अंतिम वेग क्या होगा, यानी कि Vy क्या होगा, शून्य होगा। ये तो पता चला ना, जैसे अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा है गेंद को, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एक बार रुकेगी गेंद, फिर पुनः नीचे की ओर गति करेगी, तो Vy कितना हो गया, शून्य हो जाएगा।
त्वरण की बात करें तो नीचे की ओर a बराबर माइनस का g त्वरण लग रहा है। सबसे पहले वही गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे। s बराबर क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। y दिशा की बात की जा रही है ना, अधिकतम ऊंचाई की, तो यहाँ सब जगह y ले लो, यहाँ पर भी y और y। अब sy का मान क्या होगा, तो sy तो देखो ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं तो विस्थापन h ले लो। y दिशा में वेग, तो y दिशा में वेग का घटक क्या होता है, तो वेग का घटक हमने अभी पढ़ा था, क्षैतिज दिशा में ux बराबर u cos थीटा, uy बराबर u sin थीटा, तो uy के स्थान पर क्या हो जाएगा, u sin थीटा। t का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा, t का मान होगा, देखो उड्डयन काल हमने पढ़ा था, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g, ये उड्डयन काल पढ़ा था ना हमने। अब उड्डयन काल में तो क्या था, जहां से फेंका है वस्तु को वहां से लेकर पुनः जिस बिंदु तक पहुंचता है ना, तब तक लिया गया समय था। लेकिन हमें तो अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, इसका मतलब केवल यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लिया गया समय लेना है, यानी कि u sin थीटा अपॉन g लेना है। उड्डयन काल में तो हम अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचकर पुनः धरातल पर पहुंचता है उतना समय ले रहे थे, लेकिन अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, इसका मतलब है हमें यहां तक का ही समय लेना है, u sin थीटा अपॉन g लेना है। लिख दो t के स्थान पर u sin थीटा अपॉन g। y दिशा में त्वरण कितना है, तो माइनस का g त्वरण है, वैल्यू समीकरण में रख दो। h बराबर uy के स्थान पर u sin थीटा, t के स्थान पर u sin थीटा अपॉन g प्लस 1/2 ay के स्थान पर माइनस का g, t स्क्वायर के स्थान पर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। h बराबर क्या हो जाएगा, u को u से मल्टीप्लाई करो, u स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g प्लस में 1/2, अब माइनस का g है, यहाँ g स्क्वायर है, एक g को आप कैंसिल कर दो, केवल और केवल क्या रह जाएगा, केवल और केवल रह जाएगा माइनस का g रह जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1/2, एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या रह जाएगा, g हो जाएगा। h मैक्सिमम क्या आएगा, अधिकतम ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो ये देखो बिल्कुल आसान है, एक में से आधा घटाने पर कितना रहता है, आधा ही तो रहता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g में से आधा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g घटाओगे तो आधा ही रहेगा। और वैसे आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ पर एक स्टेप लिख देता हूं, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g को कॉमन ले लो, यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस में 1/2, तो क्या आ जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, एक में से आधा जाने पर आधा रहेगा 2g, यह आ जाएगा अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h का मान मैक्सिमम कहाँ होगा, किस कोण पर होगा बताओ, h मैक्सिमम किस कोण पर होगा, जैसे आपने क्षैतिज परास के लिए तो मेरे को बताया था, क्षैतिज परास किस प्रकार थी, r मैक्सिमम कहां पर आई थी, तो r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और थीटा 45 डिग्री रखा था, साइन 90 का मान 1 हो गया था, तब आपने कहा था 45 डिग्री पर फेंकेंगे ना तो सबसे अधिकतम दूरी पर जाएगी कोई भी गेंद, तो ये आ गया था u स्क्वायर अपॉन g। ऐसे ही बताओ कि थीटा के स्थान पर कितना रखें कि अधिकतम ऊंचाई पर आपकी गेंद जाए, आपने सीधी ऊपर की ओर फेंकना है, तो थीटा कितना रखोगे, थीटा रख देना 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है, यहां पर तो थीटा 45 डिग्री रखा था, यहां पर रख देना थीटा 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। क्लियर है ना, यानी आपको अधिकतम दूरी तक गेंद फेंकना है 45 डिग्री पर फेंक देना, अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है
अरे लाइट है वो थोड़ी सी व्यवस्था टेक्निकल इश्यू आ गया, ठीक है ना। चलो अब बिल्कुल करेक्ट है, हो जाता है कई बार। अब देखिए h मैक्सिमम u स्क्वायर अपॉन 2g, r मैक्सिमम u स्क्वायर अपॉन g। देखिए हम r व h में संबंध ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये भी कई बार आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफी हेल्प करता है। तो r का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है, साइन 2 थीटा अपॉन g होता है। तो h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। आपको क्या करना है, r में h का भाग लगाना है, r में h का भाग लगाना है। क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा के स्थान पर 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हो, अपोन में g, इसमें भाग लगाना है h का, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपोन 2g का भाग लगाना है। तो जो पार्ट कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, जैसे एक u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इस g से ये g कैंसिल हो रहा है, साइन से एक स्क्वायर की पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना रह जाएगा, r बटा h बराबर 2 को सबसे ऊपर जाएगा तो 4 कोस बटा साइन हो जाएगा कोट थीटा। तो r बटा h क्या होता है, r बटा h होता है 4 कोट थीटा। तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, कई बार न्यूमेरिकल में हेल्प करता है। यदि वीडियो कंप्लीट जिस स्टूडेंट ने देखा है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए और 12th क्लास में गर्दा उड़ाने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। थैंक यू।